आज का हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर 1 सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्टडी करते हैं उसके एनवायरनमेंट के रिलेशन से, देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ये है हमारे पास एक बर्ड। अगर हम इसको स्टडी करते हैं कि ये किस एनवायरनमेंट में रहता है इस बेसिस पे, देन दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। नंबर 2, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक्स etc. is called dash. This is very obvious. The branch is freshwater biology. Number 3, dash is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. अगर हम इस तरह की ब्रांच स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम सोशल बिहेवियर देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स का कि वो किस तरह से रहते हैं और क्या बिहेवियर रखते हैं, देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज सोशल बायोलॉजी। नंबर 4, इन द डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट 99% ऑफ टोटल मास। अगर हम यहाँ से ही देखें तो ओनली ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 99% का मास रखते हैं। नंबर 5, all living things and non-living things are formed of simple units called dash. अगर यहाँ पर हमारे पास होता only living things तो हम यहाँ obviously लिखते सेल, लेकिन यहाँ पर मेंशन है living things and non-living things। दोनों का सिंपल और स्मॉलर यूनिट हमारे पास क्या है, that is atom. Number 6, various organs in plants and various organ system in animals. अगर हम organ और organ systems को assemble करें तो हमारे पास बनता है एक organism या फिर एक individual. Next is number 7. A dash is a group of organisms of same species looking at the same place at the same time. कि एक species हमारे पास एक सेम जगह पे सेम टाइम पर पाई जाती है, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 8, अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस, जो कि बेस कर रहा होता है ऑब्जर्वेशन पे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी बिना पर उसके हवाले से हम बनाते हैं अपनी हाइपोथेसिस। नंबर 9, अ हाइपोथेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैश रीजनिंग। हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास 2 टाइप की रीजनिंग आती हैं। फर्स्ट है डिडक्टिव एंड द सेकंड इज इंडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, whether the statement is true or false. Write the correct statement if it is false. अगर हमारे पास है number 1, that is penicillin was discovered by Edward Jenner from a fungus Penicillium. Penicillium जो है वो फंगस से ही बनी है, that is Penicillium, लेकिन it is not discovered by Edward Jenner. It was discovered by Alexander Fleming. Then this statement is false. Number 2, many diseases such as polio, whooping cough, measles and mumps etc. can be controlled by antibiotics. अब हमारे पास एंटीबायोटिक्स सिर्फ यूज़ होते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, जो कि बैक्टीरिया से हमारे पास डिजीजेस आती हैं। यहाँ पर सारी जो मेंशन की गई हैं दैट आर वायरल डिजीजेस, इसीलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि वायरल डिजीजेस को हम एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। नंबर 3,
Exposure to the smallpox virus allows the body to develop immunity against cowpox virus. अब हमारे पास ये दोनों पॉक्स वायरसेस हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स वायरस हमारे पास इम्यूनिटी नहीं डेवलप करवाता अगेंस्ट काउपॉक्स वायरस. जब फर्स्ट वैक्सीन डेवलप होने लगी थी तब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि काउपॉक्स वायरस इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वायरस. इसीलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है फॉल्स. नंबर 4, AIDS is caused by HIV and it spread through sexual contact, blood transfusion, by contaminated syringes or surgical instrument. AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, it is caused by virus that is human immunodeficiency virus. अब यहाँ पर ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. किसी HIV पेशेंट का ब्लड सैंपल हमारे नॉर्मल नॉन HIV पेशेंट में चला जाए तो उसको भी एड्स हो सकता है. देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट आते हैं MCQs पर. क्वेश्चन 3. ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शंस. Encircle the correct answer. MCQ number 1. Which of the following is the correct sequence in biological methods? Biological method में हमारे पास correct sequence देखेंगे. First is observation. इससे जाते हैं hypothesis पर, then आ गया law. ये है wrong क्योंकि पहले theory आता है, then we have law. Number B. Observation, hypothesis, deduction and testing of deduction. यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि बाकी सब में हाइपोथेसिस पहले है और यहाँ पर लॉ पहले है जो कि पॉसिबल नहीं है. ऑब्जर्वेशन से जाएंगे हाइपोथेसिस पर. हाइपोथेसिस कैन बी इंडक्टिव और डिडक्टिव. उसके बाद इसकी टेस्टिंग हो सकती है. देन हमारे पास बनेगा इससे थ्योरी और फाइनल बनता है एक लॉ. इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज बी. MCQ नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन. एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, जबकि वैक्सीनेशन होता है फॉर इम्यूनिटी पर्पस अगेंस्ट एनी डिजीज़ दैट मे बी वायरल. अब हमारे पास ऑप्शन बी है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, जो कि है करेक्ट आंसर क्योंकि सी में कीमोथेरेपी के साथ हैं एंटीबॉडीज, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी. रेडियोथेरेपी कहते हैं थेरेपी बाय द रेडिएशंस एंड कीमोथेरेपी जिस तरह एक ड्रिप लगाई जाती है, थेरेपी बाय द केमिकल्स. MCQ number 3. Which of the following is not a viral disease? इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है? काउपॉक्स, मम्स एंड स्मॉल पॉक्स हैं हमारे पास वायरल डिजीजेस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. टेटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रेडियम टेटनी. क्लॉस्ट्रेडियम टेटनी बैक्टीरिया हमारे पास रोड एक्सीडेंट या रोड बाउंड की वजह से जो बैक्टीरिया एंटर हो जाता है बॉडी में और ये किसी भी ज़ख़म को ख़राब कर देता है, और ये कॉमनली जाना जाता है टेटनस से. और इसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है. अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट हो तो 24 आवर्स के अंदर हमारे पास वैक्सीन लगाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेटनस वैक्सीन. MCQ नंबर 4. Which of the following is not related to cloning? Cloning का मतलब है कॉपी बनाना, डुप्लीकेट बनाना किसी भी ऑर्गेनिज्म का. ऑप्शन ए, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ zygote by another nucleus of the same organism. Option B, separation of cell of embryos to form more embryos.
Option C, the individual resulting having similar genetic makeup. अगर जीन सेम है उससे भी फर्क नहीं पड़ता. Number D, removal of the piece of DNA or gene from the cell and incorporating another piece of or gene piece of DNA in its place, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ zygote बाय अनदर न्यूक्लियस ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म. फिर हमारे पास एडवर्ड जेनर ने बनाया था sheep that is called as dolly sheep. Question number 4, short questions. Part 1, what do you mean by hypothesis? इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 9 पे. That is, an observer organizes observation into data form and gives a statement as per experience and background knowledge of the event. This statement is the hypothesis, which is the tentative explanation of the observation. एक ऑब्जर्वर एक अपनी ऑब्जर्वेशन को डाटा फॉर्म में लिख देता है, उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से उस पूरे डाटा को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अरेंज कर कर बनाता है हाइपोथेसिस, जो कि है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हाइपोथेसिस हमारे पास इसके दो तरीके हैं फॉर्मुलेट करने के. हाइपोथेसिस कैन बी रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइपोथेसिस है दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. अगर हमारे पास एक मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज मलेरिया, तो कैसे प्लाज्मोडियम उसका कॉज हो सकता है. ये हमारे पास जब एक हाइपोथेसिस बन जाती है तो हम उस पर करते हैं रिसर्च कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अब रिसर्च हाइपोथेसिस है क्या. हाइपोथेसिस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जो कि हमारे पास एक्सप्लेन करे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन, कि आप क्या चाहते हैं इसके अंदर, इसकी कॉज प्लाज्मोडियम कैसे हो सकती है, ये हम रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये हाइपोथेसिस ली है. It could be clear and understandable, be testable and be measurable, कि हम इसको टेस्ट कर सकें और इसके कुछ इस तरह के measurable कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिस पे हम इसके एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकें. देन हमारे पास एक स्टेटमेंट कहलाएगी हाइपोथेसिस. अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो मलेरिया के अंदर ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम और ये रेड में है रेड ब्लड सेल्स. अब प्लाज्मोडियम हमारे पास दिखाई देता है स्लाइड में जो कि हम बनाते हैं उन पेशेंट की. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले प्लाज्मोडियम को इस तरह आइडेंटिफाई किया था कि ये सारे मलेरिया के पेशेंट के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम दिख रहा था स्लाइड में, इसलिए हमने हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको मिल जाएगा इसका आंसर पेज नंबर 10 पर. If a theory survives this skeptical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law. थ्योरी और लॉ किस तरह डिफर करते हैं, पहले हमने यहाँ पर लॉ डिफाइन किया है कि अगर कोई भी थ्योरी जो हम बार बार उसको टेस्ट करें उसके बाद भी अपने एविडेंस पर टिकी रहे तो उस तरह की थ्योरी बन जाती है लॉ. अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कि जो इस तरह का एक फैक्ट हो जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, देन दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक लॉ. इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, कि अगर हम देखें तो थ्योरी जो कि हमारे पास फॉल्सिफाई नहीं हो सकती, रिजेक्ट नहीं हो सकती, इस तरह की थ्योरी को कहा जाता है साइंटिफिक लॉ. फॉर एग्जाम्पल हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल्स के बहुत से हमारे पास लॉ हैं, दैट इज मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट लॉज आ जाते हैं दैट आर नॉट फॉल्सिफाइबल.
हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपके पास न्यू भी हो सकता है, इसलिए मैं इससे पहले एक्सप्लेन करूँगी। इसका हमारे पास है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास p है होमोजाइगस डोमिनेंट और q है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप कि डोमिनेंट और रिसेसिव के दरमियान हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है। डोमिनेंट वो चीज़ है जो कि सब इंडिविजुअल के अंदर नज़र आ रही है, रिसेसिव वो है जो कि नज़र नहीं आ रही क्वालिटी, लेकिन वो पाई जाती है। जैसे कि एक फ्लावर के अंदर हमारे पास डोमिनेंट है रेड कलर और रिसेसिव है पिंक कलर। पिंक कलर की हमारे पास उसके अंदर अलील या हमारे पास क्वालिटी प्रेजेंट है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। इसी वजह से सारे कलर्स फ्लावर के हमारे पास आते हैं रेड। अब इस फॉर्मूला को अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास एक बहुत ही बेसिक अलजब्रा के, अगर आपने देखा हो मैट्रिक वगैरह में, तो अलजब्रा के हमारे पास फॉर्मूला से रिलेट करता है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर हमारे पास इन्होंने बताया है दैट इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. इस तरह की hypothesis जो बार बार हम टेस्ट करें लेकिन हमारे पास falsify नहीं हो रही, रिजेक्ट नहीं हो रही और उसको सपोर्ट किया जा रहा है और एक्सेप्ट भी हो जाए, then this is called as theory. This may be used as the basis for formulating further hypotheses. अब थ्योरी से हम फर्दर और भी हाइपोथेसिस बनाकर उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज़ देन कॉल्ड अ थ्योरी। अगर उस हाइपोथेसिस से और भी हमारे पास डिफरेंट हाइपोथेसिस बन रहे हैं, उन सबको टेस्ट करने के बाद भी अगर वो रिजेक्ट नहीं हो रही, देन दिस इज कॉल्ड अ थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। इस तरह की थ्योरी जो कि हमारे पास डिफरेंट हाइपोथेसिस के ज़रिए एक्सप्लेन की जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिक्टिव। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड थ्योरी इज दैट इट सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव। अब दो क्वालिटीज़ आ गई, प्रिडिक्टिव कि कुछ और सोचा जा सकता है और उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एंड प्रोडक्टिव कि उससे और डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाकर उनको भी टेस्ट किया जा सकता है। However, even in the case of productive theory, testing goes on. एग्जाम्पल है इसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब थ्योरी के ऊपर इतने सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद ये कन्वर्ट होती है इनटू अ लॉ, और लॉ हमारे पास क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस के बाद थ्योरी लॉ बनी है, तो लॉ जो है इररिफ्यूटेबल थ्योरी होता है जो कि कोई फॉल्सिफाई नहीं कर सकता, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? हाइपोथेसिस के अंदर हमने देखा था देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ये हमारे पास डिडक्टिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी। अब बेसिक है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग जो कि हमारे पास जाती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, कि बहुत ही जनरल से हमने बात की और उसको स्पेसिफिक तक लेके गए, देन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज डिडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग में यूज़ होते हैं इफ़ और देन लॉजिक स्टेटमेंट। यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट, हमने इफ़ यूज़ किया है और देन। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि अगर सब बर्ड्स के विंग हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट है एंड ऑल दी स्पैरोज आर बर्ड्स, और सारे स्पैरोज जो हैं हमारे पास बर्ड्स में आते हैं। देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स। यहाँ पे हमने अपना बेसिक जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो फॉर्मुलेट कर लिया है कि अगर सब बर्ड्स के पास विंग्स हैं और स्पैरोज भी बर्ड्स हैं, तो ये कंक्लूड करते हैं कि स्पैरोज के पास हैं विंग्स। यहाँ पे हमारे पास गया है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ रीजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, जिसको हम थोड़ा
और आगे जाकर स्टडी करेंगे इफ़ ऑल द ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि अगर सब ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन इज प्लेस्ड इन डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज। दैट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि अगर हम देखें कि सनलाइट से बन रहा है फूड, और अगर हम उसी ग्रीन प्लांट को अगर डार्क में रखें जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच सकती, तो ग्लूकोज नहीं बन सकेगा, जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पर भी हमारे पास रीजनिंग है जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग को अगर हम आम लफ्ज़ों में बयान करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सेम हम उसकी कॉपी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग। क्लोनिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं, इसे हम कहते हैं क्लोन। क्लोनिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, यानी हम बेटर क्वालिटी किसी चीज़ की कर सकते हैं लाइक अ क्रॉप बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। अ क्लोन इज़ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल। क्लोन हमारे पास एक सेल या उसका पूरा एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल हो सकता है, एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, और उसका एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग जो कि बिल्कुल सेम आइडेंटिकली उसी ऑर्गेनिज्म की तरह दिखता है जिसका हमने सेल ऑफ न्यूक्लियस यूज़ किया हो। ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट वन म्यूटेशन अकर्स। जो क्लोन के सारे हमारे पास मेंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम दिखते हैं और जेनेटिकली यानी जीन भी उनका सेम है, जबकि एक्सेप्ट व्हेन म्यूटेशन अकर्स, के म्यूटेशन हमारे पास इस तरह के चेंजेस हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं हैं। जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूसेस नेचुरली बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है। Several insects and many plants do in some circumstances, कि बहुत से इंसेक्ट्स हैं और प्लांट्स हैं जो कि क्लोनिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ हालात में, वेयर एज फ्यू डू सो रेगुलरली, जबकि कुछ ऐसे इंसेक्ट और प्लांट भी हैं जो रेगुलरली रिप्रोड्यूस करते हैं क्लोनिंग के प्रोसेस से। In 1997, scientists in the Scotland succeeded in cloning a sheep. ये साइंटिस्ट थे आइन विलमेट विद हिज कलीग्स, जिन्होंने एक शीप बनाई दैट इज़ कॉल्ड एज अ डॉली शीप। अदर मैमेलियन स्पीशीज़ लाइक माइस और काउस की भी हमारे पास क्लोनिंग हो चुकी है। इन दिस प्रोसीजर द न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज़ रिमूव्ड। ये है हमारे पास सेल के अंदर प्रेजेंट एक न्यूक्लियस जिसको फर्टिलाइज्ड एग के अंदर से रिमूव किया जाता है फ्रॉम अ फुली डेवलप इंडिविजुअल, कि हमारे पास एक पूरा शीप बना हुआ है, नेचुरल तरीके से वो आया है दुनिया में, और हमने उस शीप के अंदर से न्यूक्लियस लिया और इंसर्ट कर दिया हमने उसको जायगोट में। जो जायगोट है हमारे पास एग के बाद उसकी नेक्स्ट फॉर्म है जो कि जायगोट होती है। अब हमने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे ऑल्टर्ड जायगोट। अब ये ऑल्टर्ड जायगोट दोबारा हमने मदरशिप के अंदर डाल दिया और इसमें सूटेबल वॉर्म वेयर इट कम्प्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, और ये नेचुरल तरीके से इसकी डेवलपमेंट होगी। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वॉज यूज्ड। तो यहाँ पर जो बेबी बनेगा और दुनिया में आएगा तो हम देखेंगे कि जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है उसी इंडिविजुअल का, उसी शीप का जिसका हमने न्यूक्लियस इसके अंदर डाल दिया था। Thus cloning could produce multiple copies of desired genotype. इंसान जो है उसका हमारे पास क्लोन बनाना मना है, दैट इज़ अगेंस्ट अ लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ क्लोनिंग। ये तो है नेचुरल क्लोनिंग जिसके अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। अब दूसरा है हमारे पास क्लोनिंग का टाइप, इट इज़ द डिवीजन ऑफ सिंगल एग or early embryo into one or more separate embryos.
अब हमारे पास है किस तरह का सेल जिसके अंदर डिफरेंट सेल को हम सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज़ द सेम प्रोसेस दैट नॉर्मली क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन्स. जिस तरह आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं कि दो इस तरफ चले गए, दो इस तरफ सेल चले गए, सेम इसी तरह अगर हम एक कॉपी इसकी यहाँ से उठा लेते हैं तो इसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दैट इज़ आइडेंटिकल टू द अदर, लाइक ट्विनिंग. Thank you for watching the video. For more, please visit BioAxis.